हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में कक्षा 10 की जो विज्ञान है, भौतिक विज्ञान के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इजी और इम्पॉर्टेंट है 50 बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आया हूं, जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन प्लीज़ ज़रूर चेक कर लेना। कंजूस मत बनो यार, लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। कह रहे निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं होता है? जल का, कांच का, प्लास्टिक का या फिर मिट्टी का। तो लेंस बनाने के लिए हम प्रयोग क्या नहीं करते हैं? हम प्रयोग मिट्टी का बिल्कुल नहीं करते हैं। किसका? मिट्टी का। मिट्टी से कोई हम क्या नहीं बना सकते, कोई लेंस नहीं बना सकते। जल भी एक तरीके का लेंस है, ठीक है। कांच भी है, प्लास्टिक भी है, लेकिन मिट्टी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आराम से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना स्थिति आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता के बीच में होनी चाहिए, वक्रता केंद्र में होनी चाहिए, वक्रता केंद्र से दूर होनी चाहिए, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। तो जब दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के जब बीच होता है ना, तभी अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया जाता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर आपका ये चौथा वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर जब आपने ढंग से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लग रहे होंगे। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है, ठीक है। अगर समान साइज प्राप्त करना है तो कहाँ रखा जाता है? फोकस दूरी को दुगनी दूरी पर रखा जाता है। फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखा जाता है, तभी हमें समान साइज जाके मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होंगे? ठीक है, किसी गोलीय दर्पण और किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की जो फोकस दूरी है ना वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये दोनों के लेंस कैसे हो सकते हैं? दोनों के दोनों अवतल होंगे, दोनों के दोनों उत्तल होंगे। तो आपका उत्तर सही होगा, दोनों के दोनों उत्तल होंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड। सामान्य दृष्टि दोष कितना होता है वैसे? 25 से भी कम है यहाँ पे 15, तो इसी वजह से दोनों के दोनों उत्तल होंगे। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः वो दर्पण कैसा होगा? केवल समतल होगा, केवल अवतल होगा, केवल उत्तल होगा, या तो समतल या फिर उत्तल होगा, ठीक है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा या तो समतल होगा या फिर आपका वो क्या होगा? उत्तल होगा। ये आपको आपका उत्तर मिलेगा। समतल में भी आपको सीधा दिखता है और उत्तल में भी, तो दोनों हो जाएगा, या तो समतल या फिर या उत्तल, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगले प्रश्न में आ जाओ। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? छोटे अक्षरों को हमें पढ़ना है, ठीक है। जैसे किताब होती है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाओगे, ठीक है, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस लगाओगे, ठीक है, या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगाओगे, या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस लगाओगे। तो हम लगाएंगे 5 सेंटीमीटर दूरी का एक उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है? वो बड़ा दिखाता है, ठीक है। क्या दिखाता है? बड़ा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा वाला इसका, कि भैया 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का हम एक उत्तल लेंस लगाएंगे, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? देखो, जो हमारे पास वक्रता त्रिज्या होती है आर, वो क्या होती है? फोकस दूरी की दुगनी होती है, ठीक है। तो हमसे क्या बोल रहा है? या फिर जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है
है ना। तो यहाँ क्या, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर जो पहला वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आधी होती है। ठीक है, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। अभी मैंने आपको लिख के दिखाया क्या संबंध होता है कि जो आर होता है वो 2f के बराबर होता है, फोकस दूरी के दुगना होता है, या फिर f जो होता है वो r का आधा होता है। तो r बराबर 2f, ऑप्शन नंबर पहला वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। हमसे क्या बोला जा रहा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखो हमें क्या दे रखा है, दिया है, हमें क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम आर से दिखाते हैं, वो दे रखा है 32 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी है, फोकस दूरी। और आप जानते हैं कि जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो 32 का आधा क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते। कह रहे उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब समझ कैसा होता है, अभी मैंने बताया था समतल का भी सीधा बनता है, उत्तल का भी सीधा बनता है। तो सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है। आप लिख देंगे सीधा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर, जिसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, और लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, और लेंस की क्षमता P बराबर वो होता है 1/f, जब हम फोकस दूरी हमारी मीटर में होगी, या फिर P बराबर होता है 100/f, जब हमारी फोकस दूरी सेंटीमीटर में होती है। ये दो सूत्र होते हैं। ठीक, कह रहे हैं वाहनों के पश्च दृश्य, वाहनों के जो पीछे से दृश्य देखने के लिए जो मिरर होता है ना, दर्पण के रूप में किस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो भैया हमें किसका प्रयोग करते हैं, हम प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या करता है, वस्तु का सीधा प्रतिबिंब तो बनाता ही बनाता है, साथ ही साथ छोटा प्रतिबिंब बनाता है। दूर सारे वस्तु जो पीछे दिख रहे हैं वो उस छोटे से दर्पण के अंदर दिख जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, कह रहे हैं सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सोलर कुकर में, तो सोलर कुकर में जो दर्पण होता है वो लगता है अवतल दर्पण। किसका, कौन सा दर्पण लगा रहता है, अवतल दर्पण सोलर कुकर में। ये आपका उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है। अभी मैंने आपको बताया था जो P बराबर होता है वो होता है 1/f। P बराबर क्या होता है, 1/f। तो P होता है लेंस की क्षमता, F होती है फोकस दूरी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा होता है। हमारी जो आंख है वो एक नेचुरल लेंस है। कौन सा लेंस है, बता सकते हो कमेंट में। तो ये है एक उत्तल लेंस। मानव का जो आंख है ना वो एक कैसा लेंस है, एक नेचुरल उत्तल लेंस है। ठीक है, क्योंकि देखो उत्तल का काम क्या होता है, सारी वस्तुओं का आंख में देखोगे ना सारा प्रतिबिंब दिख रहा होगा, छोटे से चीज में आ जा रहा है ना, तो उत्तल हुआ। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, आंख के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है, आइरिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइरिश। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो क्या होता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दृष्टि पटल पर। ठीक है,
ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दृष्टि पटल पर। कह रहे हैं सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है? निकट बिंदु किताब हम कितनी दूरी पर रख के पढ़ते हो? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कि भैया 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, नेत्र द्वारा वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है ये आपको बताना है। तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। नेत्र द्वारा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। हमारा नेत्र कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है। कह रहे मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी पर होता है? दूर ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर तक देख लो? सूरज, चंद्रमा, तारा सब देख पा रहे हो, तो ये बहुत दूर पर है, तो आप लिख दोगे अनंत। आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे अनंत। अनंत पर होता है फोकस दूरी हमारा दूर बिंदु। ठीक। कह रहे हैं नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? हमारी आंख की जो पुतली होती है वो नियंत्रित करती है। तो उत्तर आ जाएगा पुतली। ठीक है जी, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, याद नहीं है तो याद कर लो, रट, ठीक है, रट लो इनको, 1 वर्ड्स वाले हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? उत्तल लेंस से, अवतल लेंस से, बाइफोकल लेंस से या फिर बेलनाकार लेंस से? तो निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है उत्तल लेंस से। किससे? सॉरी, निकट दृष्टि ना, अवतल लेंस से। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है अवतल लेंस से और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से। देखो यहां पर लिखा आ गया, दूर दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष का हो जाएगा उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस। ठीक है, एग्जाम में आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, जरा दूर दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? ठीक है, तो जरा में क्या होता है, ना निकट का दिखता है ढंग से ना दूर का दिखता ढंग से, तो उसमें द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बाइफोकल लेंस। क्या कहा जाता है? बाइफोकल लेंस, इसमें दोनों होता है, उत्तल अवतल दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? इंद्रधनुष क्यों बनता है? तो इंद्रधनुष हमेशा बरसात के टाइम पे बनता है, वहां पर होता है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ठीक है, अपवर्तन भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ये जो सी है ये सही है। वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है और प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होता है पूरा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तारे का ये जो टिमटिमाना है किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश के परावर्तन को दर्शाता है, अपवर्तन को दर्शाता है, प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को दर्शाता है। तो जो तारा टिमटिमाता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, या फिर प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन। तो आप लिखेंगे जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें हमारा जो तारा है वो टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? बताइए, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन, क्योंकि जो प्रकाश आती है वायुमंडल से आती है और वायुमंडल प्रकाश का क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है और कभी ज़्यादा कभी कम होता है। इसी वजह से जो रोशनी, जो प्रकाश हमारे आँख तक पहुँचती है उसमें नीला रंग ज़्यादा दिखाई देता है, इसलिए नीला दिखाई देता है आकाश का रंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, खतरे का निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल रंग का, बैनी आ पीना ला। ठीक है, इसका जो प्रकीर्णन है सबसे कम होता है, तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है।
और बैंगनी का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हमारा आराम से बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं नेत्र की नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? पुतली के द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, या फिर परिधारक के द्वारा। तो फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है ना, सिलियरी पेशियां होती हैं आंख में, उनके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। धारा है ना, विद्युत धारा कौन होता है? एम्पियर। अच्छा, वोल्ट किसका होता है? वोल्ट होता है विभवांतर का, ओम होता है प्रतिरोध का, कूलम होता है आवेश का। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो देखो, विद्युत शक्ति P बराबर जो सूत्र होता है ना, P बराबर I स्क्वायर R होता है, P बराबर VI भी होता है, P बराबर I R स्क्वायर भी होता है। ठीक है, और P बराबर V स्क्वायर बट्टे R नहीं होता है। तो हमसे पूछ रहे हैं कौन सा नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस साल यूपी बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर सबमिट में पूछा गया है। ठीक है, तो कह रहे हैं दो चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान हो। दो चालक तार है, उनकी लंबाई और उनका जो मोटाई है वो समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया और फिर बाद में पार्श्व क्रम में जोड़ा गया। पहले श्रेणी क्रम में एक के साथ एक अटैच और फिर नीचे नीचे रखे। ठीक है, इस तरीके से जोड़ा गया है, पहले श्रेणी क्रम और फिर बाद में पार्श्व क्रम किए जाते हैं। तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? ठीक है, जो अनुपात क्या होगा वो आपको बताना है। तो अनुपात होता है 1:4। श्रेणी क्रम में 1 का और पार्श्व क्रम में 4 का अनुपात चलता है। ठीक है, ये आप बोल देंगे। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? आपको सही वर्णन कौन करता है वो आपको बताना है। क्या बोल रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा तार के लंबवत होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती हैं जिनका उद्भव तार से होता है, या फिर चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो ये जो सही व्याख्या है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का जो केंद्र हो ना, तार के होता है। मैं आपको चित्र बना के दिखाऊं। जैसे ये चुंबक की एक छड़ है। ठीक है, ये चुंबक की एक छड़ है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे चलेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और दो चुंबकीय रेखाएं आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो दो दिशा को दिखाएंगे, जो कि असंभव है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कौन सी होगी वो आपको बतानी है। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की प्रक्रिया है, या फिर कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा को उत्पन्न करना है। तो ये ऑप्शन नंबर ये जो सी है ये सही है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होती है? कुंडली तथा चुंबक के आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में जो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है ना, उसे हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे कहते हैं जनरेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी एसी जनरेटर तथा डीसी जनरेटर में एक मूलभूत अंतर क्या होता है? जो एसी जनरेटर अल्टरनेटिव करंट और डीसी डायरेक्ट करंट की जो जनरेटर होती है, इसका सबसे बड़ा मेन डिफरेंस क्या होता है ये आपको बताना है।
तो इसका मेन डिफरेंस होता है एसी जनरेटर में सर्पी वलय होते हैं। एसी में क्या होता है ना, ऐसे चलता है, और डीसी में क्या होता है, ऐसे सीधा, कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि डीसी में जनरेटर में दिक् परिवर्तक होता है। ये इसका सबसे बड़ा मेन अंतर है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे आ जाओ। कह रहे लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तभी तो लघुपतन हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो बहुत कम हो जाता है, गलत। परिवर्तित नहीं होता, गलत। बहुत अधिक हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जब धारा का मान ज्यादा हो जाता है तो वो जो तार लगा होता है विद्युत फ्यूज में, वो क्या होता है, टूट जाता है, जल जाता है। तो किस सिद्धांत पे काम करती है वो आपको बताना है। तो आप लिखेंगे ऊष्मीय सिद्धांत के आधार पर काम करती है। ज्यादा ऊष्मा हो जाती है तो वो गल जाता है और फिर धारा आगे नहीं जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं आपसे, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो विद्युत घंटी काम करती है चुंबकीय प्रभाव पर। किस प्रभाव पर? चुंबकीय प्रभाव पर विद्युत घंटी। डायनामो का सिद्धांत किस पर आधारित है? ये आपको बताना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत प्रेरित धारा पर। तो पहला ऑप्शन सही होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है डायनामो का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ठीक है, तो देखो जो गैस, जो अगर कुछ भी भरेगा तो वो रिएक्शन करेगा ना उसके साथ। तो ऐसी गैस भरी जाती है जो निष्क्रिय हो, जो उससे रिएक्ट ना करे, तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है, अक्रिय गैस। अगला क्वेश्चन है, विद्युत में तार किस रंग का होता है? ठीक है, जिसमें विद्युत में तार और जिसमें जा रहा है तो वो विद्युत पास होता है, वो किस कौन से रंग का होता है? वो होता है लाल, खतरे के रंग का। ठीक। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? आपने देखा होगा जब तार आप खरीदते हो तो एक लाल कलर का, एक हरा कलर का और एक नीले कलर का होता है। तो घरेलू परिपथ में और काले कलर का भी होता है। तो जो घरेलू परिपथ के लिए जो उदासीन तार होता है वो होता है काले कलर का। ठीक है, लाल, नीला, काला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है टेस्ला। टेस्ला गाड़ी नहीं, टेस्ला एक टेस्ला। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे, उनका सरनेम टेस्ला था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की घटना की खोज किसने की थी? फैराडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने या फिर एम्पियर ने? तो आपका सही जवाब होगा कि भैया फैराडे ने। किसने? फैराडे ने। हाँ, फैराडे ने ही की थी। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या करता है? चालक पर एक बल उत्पन्न कर देता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है किसके द्वारा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा, ओम के नियम द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा। चुंबकीय धारा, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको करीब करीब 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन पढ़ा रखा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ा दिया है, विज्ञान के साथ साथ गणित, इंग्लिश सब कुछ पढ़ा रखा है। लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे, वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और इस वीडियो को हर जगह शेयर करना, नोटिफिकेशन बेल पर जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।